हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए क्लेवर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी से चैप्टर जो हमारा कृषि, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें ना वाक्य को भौगोलिक तथ्यों के आधार पर उसको ठीक करके लिखना है। तो हमारा तथ्य है कि जो भारत है उसका विश्व में दालों के उत्पादन में तीसरा स्थान है। क्या ये सही है? नहीं। हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जो भारत है ना उसका विश्व में दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है। और हमारा सही विकल्प चयन करना है हमें। ठीक है। तो निम्न में से जो खरीफ ऋतु है उसकी मुख्य फसल है, हमें बताना है कि जो खरीफ ऋतु ऋतु होती है उसका मुख्य फसल कौन सा है इन चारों में से। ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है गेहूं, जौ, चना और चावल। तो बेसिकली जो चावल होता है वो एक खरीफ ऋतु की फसल होती है। ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि खरीफ और रबी फसलों के जो मुख्य फसल हैं उनके चार चार एग्जाम्पल दीजिए। तो आप जरूर समझ के और पढ़ के जाइएगा और बाकियों को भी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, कि निम्न में से कौन सी फसल जो है वो एक फलीदार फसल है। मतलब जो एक फलीदार फसल होती है वो कौन सी है हमें। तो जो दालें होती हैं वो फलीदार फसल होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें ना असत्य और सत्य बताना है। तो क्या उड़द की दाल एक तिलहन है? तिलहन फसलें वो होती हैं बेसिकली जिनसे हमें तेल मिलता है। तो क्या उड़द की दाल से तेल मिलता है? बिल्कुल नहीं। तो ये असत्य है। ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध फसलों के उत्पादन और वृद्धि से है? बिल्कुल भी नहीं। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। श्वेत यानी व्हाइट, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। गेहूं को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी हमारा असत्य है। और जो ज्वार, बाजरा और जो रागी और जो मोटे अनाज होते हैं, वो भी कहलाते हैं। मतलब जो ज्वार, बाजरा और जो रागी है, वो मोटे अनाज भी कहलाते हैं। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल मोटे अनाज कहलाते हैं। और जो वियतनाम है, उसमें कर्तन दहन प्रणाली को क्या कहा जाता है? रे। क्या ये सत्य है? हाँ जी, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का क्या महत्व है? कृषि कितना इंपॉर्टेंट है हमें ये बताना है। तो 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि के कार्य में संलग्न है। आप इससे ही रिलेट कर सकते हैं कि जो 2/3 हिस्सा है वो केवल किस पे, कृषि पर ही संलग्न है। और कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया है। और इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी उद्योग होते हैं उनके लिए जो कच्चा माल होता है उसका उत्पादन कौन करता है? कृषि करता है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। और जो भारत है उसकी प्राचीन आर्थिक क्रियाओं में से एक है कृषि। ठीक है। और जो पिछली कुछ शताब्दी है ना उसमें कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुआ है। तो ये कुछ प्रकार, ये हमारे पास ऑप्शन है जो हम बता सकते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि कितने ज्यादा महत्व रखती है। ठीक है। अब जो सरकार है उसके द्वारा किसानों के हित में किए गए जो संस्थागत सुधार हैं हमें उसके बारे में बताने हैं कि किसानों के लिए ये सरकार ने कौन-कौन से सुधार किए हैं। तो पहला कि फसल बीमा की सुविधा देना, फसल के लिए बीमा उपलब्ध करवा देना, सहकारी बैंकों का विकास कर किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। किसानों को ऋण लेने में बड़ी मुश्किल होती थी, तो इस वजह से क्या हुआ, जो सहकारी बैंक थे उनका विकास किया गया और किसानों को ऋण लेने में आसानी हुई। और जो फसल होते हैं उनका समर्थन मूल्य कर का उचित निर्धारण कर प्रोत्साहित किया, कि मतलब उन्होंने ना मूल्य का समर्थन मूल्य किया कि आपके आपके फसल को कोई इतने से कम में खरीद ही नहीं सकता है। तो ये एक तरह से समर्थन मूल्य, एक समर्थन उनको साथ देने वाला मूल्य तय कर देते हैं, जिससे क्या होता है उनको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। और मौसमी संबंधी जो सूचनाएं हैं उसको समय समय पर टीवी पर, रेडियो पर, आदियों पर एक्सेट्रा इन पे प्रसारित किया जाता है, जिनसे क्या होता है किसानों को समझ में आता है। तो इस वजह से भी ये कुछ कदम हैं जो कि सरकार द्वारा उठाए गए हैं किसानों के हित में। नेक्स्ट हमारा कि जो भारत है उसमें घटते खाद्य उत्पादन के लिए जो उत्तरदायी प्रमुख कारण है हमें उसका वर्णन करना है, कि मतलब जो खाद्य का उत्पादन है वो बिल्कुल कम होने लग गया है, उसके लिए हमें रीजन बताने। तो पहला कि गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी। मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा बहुत कम है ना। इस वजह से क्या होता है, जो गैर कृषि उपयोग के कार्य होते हैं उसमें प्रतिस्पर्धा होता है, उसके कारण क्या होता है, जो बोया गया क्षेत्र होता है उसमें कमी है। और जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, कीटनाशक होते हैं, इनका उपयोग करना के कारण इसकी वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता बिल्कुल ही कम हो जाती है। इसके कारण भी उत्पादन घटता जा रहा है। और जो अक्षम और अनुचित जल प्रबंधन ने जलाक्रांता और लवणता जैसी समस्या ला दी है। मतलब जलों में लवणता बढ़ रही है, जलाक्रांता हो रही है। इसकी वजह से भी क्या होता है, जो खाद्य उत्पादन है वो घट रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में लिखें। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह, इसमें क्या होता है ना, ये एक ऐसी कृषि प्रणाली होती है जिसमें किसान जो है वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए का उत्पादन करते हैं। उनको उनका बिज़नेस का कोई पर्पस नहीं होता कि उनको अपने फसल को बेचना है आगे जाकर, बिल्कुल नहीं। तो जैसा कि नाम से डिफाइन हो रहा है कि प्रारंभिक, पहले अपने लिए। तो इसमें क्या होता है ना कि बेसिकली जो किसान होते हैं वो उत्पादन इसलिए करते हैं ताकि वो अपने परिवार का पोषण कर सकें, ठीक है? और इसमें क्या होता है, जो परंपरागत कृषि और जो उपकरण होते हैं उनमें इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उर्वरकों का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें परंपरागत कृषि के जो उपकरण होते हैं, तरीके होते हैं, उनका ही उपयोग किया जाता है, राइट? आई होप कि आपको यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारा कर्तन दहन प्रणाली, जिसको स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, वो क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़कर जाना अच्छे से। आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग इसको बड़ा-छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली जो कर्तन दहन प्रणाली होता है, उसमें क्या होता है ना, किसान जो होते हैं, वो जंगल की भूमि के टुकड़े को साफ कर देते हैं। मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल साफ कर देते हैं। वहाँ पे जितने भी पेड़ वगैरह होते हैं, उन सबको काट कर, जलाकर खत्म कर दिया जाता है, ठीक है? और परिवार की जीविका निर्वाह के लिए खेती करते हैं और उस जमीन की उर्वरकता जब कम होने लगती है, तो उसके बाद वो दूसरी जमीन के टुकड़े को साफ करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होते हैं क्योंकि उस एरिया के जो पेड़ होंगे वो तो खत्म हो गए और फिर जब उसकी उर्वरता कम हो गई, तो वो दूसरे खेत में जाएँगे और वहाँ के भी जो पेड़ हैं उसको जला देंगे, है ना? और काट के और जला देंगे और फिर वहाँ की खेती करेंगे। तो इस वज़ह से इसको ना कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि पहले गए और फिर उस पेड़ को उस खेत के पेड़ को काटा और फिर उसको जला दिया गया। तो इसीलिए कर्तन दहन प्रणाली, इस इंग्लिश में इसको स्लैश एंड बर्न कहा जाता है, ठीक है? तो आप बता सकते हैं कि जो किसान होते हैं वो जंगल की भूमि के टुकड़े को साफ करते हैं, अर्थात जो पेड़ है उसको काट कर जला देते हैं और फिर वहाँ कृषि करते हैं और फिर जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है तो वो नेक्स्ट खेत पे जाते हैं, दूसरे खेत पर, और वहां पर भी सेम यही काम करते हैं। तो इसी को बेसिकली कर्तन दहन प्रणाली या स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरण इसीलिए क्योंकि पहले इस स्थान पे थे और फिर दूसरे स्थान पर जाके गए, तो स्थान भी चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको स्थानांतरण और कर्तन दहन प्रणाली, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति क्या है? इसके नाम से पता चल रहा है हरित क्रांति, ये फसलों से रिलेटेड होता है, ठीक है? तो कृषि क्षेत्र में क्या होता है, अधिक उपज वाले जो बीज होते हैं, उनका प्रयोग, आधुनिक तकनीक और जो अच्छी खाद और उर्वरक होते हैं ना, उनका प्रयोग करने से जो कुछ फसलें थी ना, खासकर जो गेहूँ था, उसके उत्पादन में ना बिल्कुल क्रांतिकारी वृद्धि हो गई है, जिसलिए इसको हरित क्रांति कहा जाता है। बेसिकली जब आधुनिक टेक्नोलॉजी, उर्वरकों का प्रयोग किया गया, तो इस वजह से क्या हुआ, जो हरी फसलें थी, अधिक उपज देने वाले जो बीज फसल थे, खासकर जो गेहूँ था, उसके उत्पादन में क्या हुआ, एकदम क्रांतिकारी, एकदम अचानक से बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो गए, वृद्धि हो गया। इसीलिए इसको हरित क्रांति कहा गया। और इसी प्रकार हमारा श्वेत क्रांति क्या होता है, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड होता है, यानी दूध से रिलेटेड होता है, ठीक है? और दूध के उत्पादन में क्या होता है ना कि तो श्वेत क्रांति जो दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की जो नस्ल होती है, उसको सुधारना, उनको अच्छे से टेक्नोलॉजी के थ्रू पशुओं की नस्ल को सुधारना, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करना, ताकि पशुओं की नस्ल सुधर सके। इससे क्या होगा, जो दूध की उत्पादन है वो बढ़ेगा। तो इस जब ये किया गया, तो इसी को बेसिकली श्वेत क्रांति किया कहा गया। इससे क्या हुआ, दूध के उत्पादन में भी क्रांति सी आ गई, इसीलिए इसको श्वेत क्रांति कहा गया। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। और आपको इस वीडियो में कुछ भी पूछना हो तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।